तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती रही है मिलॉर्ड, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। जब भी हम भारत की लाचार न्याय व्यवस्था की बात करते हैं, तो अनायास ही ये सनी देओल का कालजयी डायलॉग हमें याद आ जाता है। और जितनी वेदना और जितना आक्रोश इस डायलॉग में दिखता है, उतना ही आक्रोश एक आम भारतीय के मन में जुडिशरी को लेकर है। एक आम भारतीय को ये लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर ये हमारे लिए नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो भी लॉज और नियम कानून हैं, वो हमारी पृष्ठभूमि में फिट नहीं बैठते। जो हमारे वर्तमान के लॉज हैं, वो हमारे लिए नहीं बनाए गए थे। आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बहुत बड़ी बात कह दी है कि इंडियन लीगल सिस्टम का इंडियनाइजेशन होना चाहिए। देर आए दुरुस्त आए, बेटर लेट दैन नेवर। लेकिन इस बात को स्वीकारने में हमें बहुत वक्त लग गया कि सबसे बड़ी वजह, जो समस्या की जड़ है, वो ये है कि इंडियन लॉज, इंडियन लीगल सिस्टम इज नॉट इंडियनाइज्ड। जब भी हम जुडिशियल रिफॉर्म्स की बातें करते हैं, तो हम सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव एंगल की बातें करते हैं, और हम सिर्फ फैसले में बहुत देरी हो रही है इसकी बातें करते हैं। 4.5 करोड़ केसेस हैं, कोर्ट केसेस इंडिया में, उसकी बातें करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में 60 से 70 हज़ार केसेस हैं। पिटिशन, 60,000 पिटिशन हर साल सुप्रीम कोर्ट में दायर किए जाते हैं, उसकी बातें करते हैं। जजेस केवल शायद सुप्रीम कोर्ट में 34 हैं, तो उसकी बात हम करते हैं कि क्यों ना जजेस की संख्या बढ़ा दी जाए। भारत में 1 मिलियन आबादी पे केवल 20 जज हैं, और विकसित देशों में ये 150 से ज़्यादा है। तो इसे कैसे बढ़ाया जाए, इसकी बातें होती हैं। तरह तरीके से हम इसे एक नंबर्स के खेल की बातें करते हैं कि क्यों ना, जैसे एक अच्छा सुझाव कुछ समय पहले वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने भी दिया था कि सुप्रीम की कोर्ट की अलग अलग पीठ हो, और जैसे एक आज है तो चार चार पीठ हो। जैसे 4 महानगर हैं, कई रेलवे के जोन्स होते हैं, उस तरह से हम इन सुप्रीम कोर्ट की पीठ बढ़ाएं, जिस पे कुछ लोग सहमत हैं और कुछ लोग असहमत भी हैं। कि इससे कुछ लोग ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो गरिमा है, जो वो शायद कम हो जाए। ये सब डिबेट ऑब्जेक्टिव डिबेट्स हैं कि 4.5 करोड़ केसेस, जितनी ह्यूज बैकलॉग के साथ कोई भी सिस्टम इस तरह से सर्वाइव नहीं कर सकता। हम करें क्या इसका? तो ये फैसले की बात है कि तारीख पे तारीख इसे हम कैसे बंद करें, एडजॉर्नमेंट आफ्टर एडजॉर्नमेंट हम इसे कैसे बंद करें जिससे कि ये बैकलॉग हमारा कम हो। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ, वो इससे थोड़ी अलग है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो सब्जेक्टिव एंगल है, जिस पे कभी डिबेट नहीं होता, उसकी ओर हमारा ध्यान जाना चाहिए। और आज जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो बात कही है कि इंडियनाइजेशन होना चाहिए, समस्याओं की जड़ में वही है। जब तक हम इंडियनाइजेशन नहीं करेंगे अपने लीगल सिस्टम का, तब तक हमें ये सब दिखेगा, ये नंबर क्रंचेस ये दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये उसका ही बाई प्रोडक्ट है। आज आप अपने इर्द गिर्द किसी भी इंसान को देखिए, कोई फार्मर है, कोई सड़क पे कुछ कोई फ्रूट्स बेच रहा है, या कोई स्टॉल पे डोसा या वड़ा पाव बेच रहा है। किसी को भी क्या हमारे लॉज की समझ है? किसी को भी पता है कि लॉज, लीगल सिस्टम ये सब क्या है? लेकिन अगर पुलिस को जब भी उनसे हफ्ता वसूली करना हो, तो पुलिस तमाम तरीके के लॉज उन पे लाद सकती है। पुलिस को जब भी मन हो, किसी पे भी 50 तरीके के लॉज, लीगल प्रोविजंस को डाल सकते हैं। और हम ये कहते हैं कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। और कोई किसी को भी अगर भारत में फंसाना चाहे, वो फंसा सकता है। मैं अगर आपके पीछे पड़ जाऊं, आपको परेशान करने लगूं, तो मैं इस तरह के 50 धाराएं लगा दूंगा आप पे, और आप तारीख पे तारीख में उलझते जाएंगे। और शायद ये तारीख पे तारीख तब तक चलता रहेगा जब तक, जैसे कई कहते हैं कि कई गवाह वकील खुद हो जाते हैं तारीख। तो हमारी प्रणाली वैसी ही है, और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारी जो व्यवस्था है, ये हमारी थी ही नहीं। ये अंग्रेजों ने अपनी पोजीशन को स्ट्रांग करने के लिए ये व्यवस्था लाए थे वो लोग, ताकि मुट्ठी भर लोग आपको तभी रूल कर सकते हैं जब वो स्ट्रांग हो और आप वीक हो। तो उन्होंने सारे लॉज क्लॉज इस तरह से लगाए जिससे उनका पोजीशन स्ट्रांग हो गया, और हमारी पोजीशन वीक हो गई। तो ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारे जो लॉज हैं, वो उससे हमारा कनेक्ट बैठता क्यों नहीं है? उसका रीज़न है ये बाहर से इम्पोर्टेड है, ये कॉपी पेस्ट है हमारे सभी लॉज। ये एंग्लो सैक्सन्स लॉज का एक 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 कनेक्शन नहीं बैठ पाता है एक आम भारतीय से। जिस तरह के बकवास के शब्द हमने लगाए हैं, प्राइमा फेसाई, सुओ मोटो, एब एनिशियो, और इनकॉग्निजेंस ऑफ लोकस स्टैंडी ऑफ द, ये सब चीज़ें इतनी बड़ी बेवकूफ़ी हम करते आए इतने सालों से। एक तमिलनाडु के गांव में बैठा आदमी, एक असम के गांव में बैठा आदमी, इसको कुछ समझ में नहीं आएगा कि ये प्रोविजंस क्या है, ये वर्ड्स क्या है। और जो इन सब चीज़ों को समझते हैं,
जिन्हें सुओ मोटो और सुओ पतलो का ज्ञान है, वो इन शब्दों को घुमा-घुमा कर कुछ भी करते हैं और कानून से खिलवाड़ करते हैं। जैसे कि उस डायलॉग में सनी देओल कह रहे हैं, और 2 तारीखों के बीच ये कानून का धंधा करते हैं, ये यही होता है। शब्दों को घुमा-फिरा कर टेक्निकलिटीज़ में घुमाओ और उसके बाद तारीख पे तारीख करो और उसके ऐसे साढ़े 4 करोड़ का बैकलॉग है कोर्ट केसेस में, फिर इस पे रो। क्योंकि कई सुप्रीम कोर्ट के जजेस आए और रो-रो कर चले गए कि कुछ होना चाहिए। भारत के कई मिनिस्टर्स आए, वो कहते गए कुछ होना चाहिए, बहुत गड़बड़ बात है। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स लोग कहते गए कुछ होना चाहिए, बहुत गड़बड़ बात है। लीगल एक्सपर्ट्स आए, उन्होंने कहा कुछ होना चाहिए, बहुत गड़बड़ बात है। और ब्यूरोक्रेट्स ने कहा कि हमें कुछ करना चाहिए सिस्टम के लिए, लेकिन कुछ हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि समस्या की जड़ को कोई पकड़ना नहीं चाहता, हम ब्रांचेस को कट करना चाहते हैं। तो ये नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंग्लैंड होता है 1066 एडी में, उससे हमारा तालमेल क्या है? उससे हमारा लिंक नहीं होना चाहिए था। किंग विलियम उसके बाद बनते हैं, वो चेंजेस लाते हैं लॉज में, मैग्ना कार्टा वहाँ साइन होता है, उसका हमसे क्या लिंक है? लेकिन अगर आप डीप स्टडी करेंगे तो आप ये पाएंगे कि इन सभी बाहरी घटनाक्रम का हमारे लॉज में और लीगल सिस्टम में इन्फ्लुएंस है, और यही बहुत दुख की बात है। कॉपी पेस्ट करने में हमें जितना मज़ा आता है, अगर हम अपनी लॉज को देखें, अपनी प्रोविजंस, एक्ट्स, इन सब को देखें, तो हमें लगेगा कि हम में इतनी दुर्बलता है कि इतना भी विश्वास नहीं है कि हम अपने कानून अपने समाज के लिए अपने हिसाब से बना सकते हैं। और ये जितने भी ये लॉज और क्लॉजेज हैं हमारे, ये सब ब्रिटिशर्स ने अपने लिए बनाया था। पुलिस एक्ट, जब उन्होंने देखा कि ये क्रांति की बिगुल बज रही है, जिसे पहले सिपाही म्यूटिनी नहीं कहा, फिर बाद में उन्होंने देखा कि पूरे देश में ये विद्रोह हो रहा है, तो फिर उन्होंने पुलिस एक्ट लगाया और आपके हाथ से चाकू, छुरी, ये सब छीन लिया ताकि फिर वो विद्रोह ना कर सकें, और पुलिस के हाथ में बंदूक थमा दिया। तो पुलिस को आर्म कर दिया, आपको डिसआर्म कर दिया, और वही बंदूक जो पुलिस को तब थमाया गया, वो जलियांवाला बाग में निहत्थे थे निर्दोष लोगों पे उन्होंने गोलियां बरसाई, और जनरल रेजिनाल्ड डायर जिन्होंने ये किया वो बरी हो जाते हैं। हंटर कमेटी उन्हें बरी कर देती है, और मोंटेगू कहते हैं कि वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे। उस समय के वाइसरॉय लॉर्ड किम्सफोर्ड वो भी कहते हैं कि ही वॉज डूइंग हिज ड्यूटी, और रुडयार्ड किपलिंग जैसे लोग भी ये कहते हैं कि ही वॉज डूइंग हिज ड्यूटी। और उसके बाद वहाँ पे जनरल डायर के लिए चंदे इकट्ठे किए जाते हैं, फंड्स कलेक्ट किए जाते हैं। तो ये हमारी कानून व्यवस्था ऐसी ही है, और ब्रिटिशर्स लोगों ने अपने लिए बनाया था। पुलिस एक्ट हो गए, ज़मीन हड़पने की उनकी जो साजिश थी, राज्य हड़प लिया, ज़मीन हड़प लिया। रानी लक्ष्मीबाई के साथ क्या हुआ ये सब हमें पता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो ये लैंड एक्विजिशन एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट, अब फॉरेस्ट एक्ट में उन्हें पेड़ काटने हैं। और भारत में इतनी चेतना हमारी विकसित रही है कि हमारे जो विभिन्न हमारे जो अलग अलग समाज हैं, जो जो ट्राइबल बेल्ट्स रहा है, वहाँ पे भी वो लोग सिर्फ पर्यावरण की रक्षा नहीं करते थे, ये पूजते थे। नेचर को सिर्फ वर्शिप किया उन लोगों ने, सिर्फ उसे डिफेंड नहीं किया। तो ऐसे लोग, जैसे कि एक उदाहरण मैं आपको दूं कि एक बिश्नोई समाज है राजस्थान में, वो लोग खेजड़ी की पेड़ की पूजा करते थे। तो जब अंग्रेज के सैनिक आते थे उस पेड़ को काटने, तो वो लोग अपनी जान दे देते थे। तो अब करोड़ों के पेड़ आपको काटने हैं तो आपको फॉरेस्ट एक्ट लाना पड़ेगा। अब लॉ का जामा पर तो पहनाना पड़ेगा आपको अगर मनमानी करनी है तो, क्योंकि 1857 के बाद उन्होंने कहा कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे रूल नहीं कर रही है, हम शासन नहीं कर रहे हैं, देयर इज़ अ रूल ऑफ लॉ। जो आज हम कहते हैं ना बहुत शान से कि देयर इज़ अ रूल ऑफ लॉ, तो वही उन्होंने भी कहा कि नाउ देयर इज़ अ रूल ऑफ लॉ। तो आपको रूल ऑफ लॉ में आप हैं और आपको ये करना पड़ेगा, ये फ्रेमवर्क है, लॉ है। तो अब ये फॉरेस्ट एक्ट में अब चूँकि अब जैसे सिगरेट की कंपनीज़ हैं कोई, तो तम्बाकू तो उपज हो जाती है, लेकिन पेपर में रोल करना होता है उसे, तो आपको करोड़ों की तादाद में पेड़ काटने पड़ेंगे। तो फिर आपने फॉरेस्ट एक्ट लगा दिया, तो कंपनीज वो करोड़ों पेड़ काट सकती है। लेकिन अगर मैं आपकी शिकायत कर दूं, आपके गांव में आपकी छत को कोई पेड़ अगर नुकसान पहुंचा रहा है, आप एक टहनी काट दें, पेड़ काट दें, और मैं इसकी शिकायत कर दूं कि प्राइमा फेसाई मैंने सर्कमस्टांशियल एविडेंस से आपको देखा है, तो आप 6 महीने जेल में सड़ेंगे। आप सड़ेंगे कि जेल में, क्योंकि आपको सुओ मोटो सुओ पतलो ये सब पता नहीं। प्राइमा फेसाई सर्कमस्टांशियल एविडेंस आपके खिलाफ है, और आप तारीख पे तारीख आपके साथ होगी, और आप जेल में तब तक रहेंगे जब तक शायद आप खुद ही तारीख न बन जाए। तो ये हमारे सारे नियम कानून ब्रिटिशर्स अपने लिए लगाए थे। जैसे इंडियन पेनल कोड है, इंडियन पेनल कोड है क्या? इंडियन पेनल कोड 1862। आयरलैंड को उन्होंने कब्जा करके रखा है, तो आयरलैंड की जो पेनल कोड उन्होंने बनाई थी, आईपीसी, आयरलैंड की स्पेलिंग भी आई से शुरू होती है, वही आईपीसी को इंडियन पेनल कोड उन्होंने बना दिया।
और हम आज भी उसे ढोते जाते हैं। कभी कभी क्राफ्टिंग कर देते हैं और कहते हैं कि हमने इसमें सुधार किया। जैसे एजुकेशन सिस्टम में आज भी हम वही कचरा ढोते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ चेंज कर देते हैं शिक्षा नीति में और कहते हैं कि हमने शिक्षा नीति बदल दी। है तो कूड़ा कचरा उनका ही बनाया हुआ ड्राफ्टेड, जिसमें कई बार बहस हो चुकी है। मैकाउले और एजुकेशन पॉलिसी को लेके बहुत बार डिबेट हो चुका है। कुछ हुआ नहीं, किसी सरकार में इच्छा शक्ति नहीं है कि भारत को भारत के परिवेश के अनुसार नियम दिए जाएं और पॉलिसीज दी जाए। तो ये ब्रिटिशर्स ने देखा कि जब सबसे ज़्यादा यहाँ की अर्थव्यवस्था मजबूत है, तो सबसे ज़्यादा छूट यहाँ पे अर्थव्यवस्था पे उन लोगों ने की। और वस्तुओं का उत्पादन ना हो इसलिए सेंट्रल एक्साइज एंड सॉल्ट ड्यूटी ऐसे जैसे नियम लगाए। फिर वस्तुओं का उत्पादन हो तो उसके बाद बेचा ना जाए तो बिक्री कर लगा दिया, सेल्स टैक्स। फिर अगर आपने बेचा और आपको आमदनी हुई, अगर इनकम हुई, तो उस पर इनकम टैक्स है, आयकर। उसके बाद फिर आप ट्रांसपोर्ट करेंगे गुड्स और रॉ मटेरियल्स का एक जगह से दूसरी जगह, तो आप पे ऑक्ट्रॉय टैक्स लेवी होगा। और फिर चूंकि आप उनका पुल यूज़ कर रहे हैं जो उनके सीमेंट की बाहर की फैक्ट्री से बन के आई है, तो टोल टैक्स आपको देना पड़ेगा, क्योंकि चूना उन्होंने ख़त्म कर दिया था। चूने की पद्धति को बंद कर दिया था और सीमेंट वहाँ से फैक्ट्री से आता था। चूना और सीमेंट का केमिकल कंपोजिशन लाइमस्टोन एक ही है, लेकिन उन्हें ठीक नहीं लगा कि चूने से बनाई हुई हमारे गढ़ किले हज़ारों साल तक कैसे इतने मजबूत रहते हैं, और सीमेंट में आप देखते हैं कि अपने घर में 3-4 साल में जो क्रैक्स आ जाते हैं। तो खैर वो एक अलग डिबेट का विषय है, लेकिन उन्होंने सभी लॉस अपने अनुसार थोपा यहाँ पे। और कभी कभी हद हो गई, जैसे टिपिंग पॉइंट पे जब बात चली गई, तो नमक के कानून के लिए जो जैसे गांधी जी ने वो ऐतिहासिक जन आंदोलन चलाया था, नमक का कानून तोड़ के अप्रैल 1930 में, जो दांडी मार्च की बात है, वो इसलिए हुआ था क्योंकि जहाज उनके आते थे अंग्रेज़ों के, तो खाली जहाज डूब जाया करते थे समुद्र में, तो नमक भर कर लाते थे। तो उन्होंने सोचा कि जब नमक आ ही रहा है तो यहाँ नमक बंद कर दो और उनका नमक चलेगा। अब नमक बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हज़ारों सालों से नमक यहाँ लोगों ने बनाई है। यू जस्ट नीड सनलाइट एंड सी। समंदर और आप सूर्य की रोशनी में नमक बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं। लेकिन उन्होंने ये रूल बना दिया कि आप नमक नहीं बना सकते। ये बात बहुत बढ़ गई और उसके बाद फिर ये जन आंदोलन चला। तो ये सभी नियम उनके द्वारा बनाए गए हैं, उन्हें और ताकतवर बनाने के लिए और हमें कमज़ोर बनाने के लिए। और वही लॉज, नियम, कानून हम आज भी ढो रहे हैं। हर तरीके से उन्होंने कमज़ोर करने के लिए नियम बनाए हैं। ये दादा भाई नौरोजी ने बहुत ही प्रसिद्ध बुक लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ की बात कही थी। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ है, लॉर्ड क्लाइव के बारे में कहा जाता है कि वो जहाज में भर भर कर सोना ले गए थे। तो जितना हमसे हमारा सब कुछ वो छीन कर ले गए हैं, और उन्हें अपना चीज़ प्रमोट करना है, क्योंकि पहले लैंकाशायर और मैनचेस्टर की फैब्रिक को यहाँ कोई ख़रीदता नहीं था, क्योंकि यहाँ पे स्किल्ड वर्कर्स थे। तो यहाँ पे हमें डिस्करेज किया गया अलग अलग तरीके से, लॉज लाद के। फिर कपास की खेती को डिस्करेज किया। नील विद्रोह की कहानी क्या हुई थी हम सबको पता है, फिल्म भी बनी है उस पर। तो ये अलग अलग तरीक़ों से, सभी तरीक़ों से वो जो नियम कानून वो लाते थे, वो अपने लिए लाते थे, और आज भी हम उसे ढोते जाते हैं। ये बहुत त्रासदी की बात है। तो हम इस चीज़ को क्यों नहीं समझ रहे कि समस्याओं की जड़ में यही है कि इंडियन लॉज वे आर नॉट मेड फॉर इंडियंस। और भारत एक ऐसी विभिन्नताओं का देश है, इतनी इंसेन डाइवर्सिटीज़ का देश है, जहाँ पे हर 10 किलोमीटर में जलवायु बदलती है, खान पान बदलते हैं, वेशभूषा बदलती है। एक भाषा के 10 अब भ्रंश हो जाते हैं भाषाओं के। एक डायलेक्ट से, एक लैंग्वेज के आपको 10 डिफरेंट डायलेक्ट्स मिलेंगे हर 10 किलोमीटर में। तो ऐसे देश में आप एक कॉमन फ्रेमवर्क लॉ जो बाहर से आपने चुराया है, वो आप थोप कर और इस तरह से समाज को चलाना चाहते हैं? नहीं। भारत के टेम्पलेट में, भारत के कल्चरल टेम्पलेट में, यहाँ की परिवेश में कानून शब्द जो है वो सच्चाई नहीं हो सकती है समाज को उन्नत बनाने की। हाँ, ये उनके लिए लागू हो सकता है, क्योंकि पश्चिम का पूरा इतिहास वही रहा है, लूटो, कॉन्कर करो, एनेक्स करो, कैप्चर करो, और उसे ही वो ग्रेट कहते हैं। उसके नाम के आगे द ग्रेट लगाते हैं, जो ज़्यादा इन सब चीज़ों में महारत हासिल कर लेते हैं। तो ये उनके लिए लागू होता है। दे नीड लॉ। अगर लॉ एंड ऑर्डर, लॉ कानून नहीं रहे तो वो बिल्कुल ही एक दूसरे को मार काट कर खा जाए। लेकिन जिस ज़माने में वो लोग उनकी सभ्यता उतनी विकसित नहीं थी, उस ज़माने में हमारी सभ्यता और चेतना बहुत विकसित थी। हम एक आध्यात्मिक राष्ट्र हैं। तो जो उनके लिए जो ज़रूरत है वही हम भी ले लें, ये बहुत बेवकूफ़ी की बात है। किसी को मलेरिया हुआ और वो दवा से ठीक हो गया, फिर वो अपनी दवा को दूसरे पे फोर्स करना चाहे कि नहीं नहीं ये दवा लो, ये बहुत अच्छी है, ये तो गलत बात है। जिस इंसान को मलेरिया नहीं है, वो फिट है, वो क्यों आपकी दवा ले? आपका प्रॉब्लम है, आप जानिए। लेकिन हम वही करते हैं, और हमने इसी सिस्टम को हमने बढ़ाया, और आज भी हम
उसी पे बात करते हैं, शब्दों में घुमाते हैं और तारीख पे तारीख करते हैं और कहते हैं कि 4.5 करोड़ केसेस हो गए कोर्ट केस में, 60,000 सुप्रीम कोर्ट में पिटिशंस दायर होते हैं और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 136 आर्टिकल 142 में अनावश्यक लोड लेता भी है बहुत। फिर तरह तरह से डिबेट होते हैं और सारे डिबेट में केवल ऑब्जेक्टिव एंगल ही देखा जाता है, कैसे तारीख पे तारीख को बंद किया जाए, फैसले त्वरित हो, जो डिसीजंस हैं वो हम उसको एक्सपेडिट कर सकें और फैसले जल्दी हो। लेकिन मैं फैसले की बात नहीं कर रहा हूँ, फैसला एक चीज़ होता है और न्याय दूसरी बात होती है। फैसला एक अलग चीज़ है और इंसाफ मिलना बिल्कुल अलग बात है। कई बार ऐसा होता है कि हम जानते हैं कि जो फैसले आए वो टेक्निकली फ्लॉड जजमेंट थे, वो गलत थे, लेकिन फिर भी हम उसका जश्न मनाते हैं क्योंकि डीप विद इन हम कहीं जानते हैं कि जो कानून जिस पैरामीटर्स पे फैसला देता है वो टेक्निकल वर्ड्स और उसमें टेक्निकलिटीज़ ज़्यादा होती है। वो दिल से फैसले नहीं दिए जाते, वो दिमाग से फैसले दिए जाते हैं और शब्दों को घुमा फिरा कर दिए जाते हैं, सुओ मोटो और सुओ पतलो करके, प्राइमा फेसाई और ये एब इनिशियो और इस तरह के बकवास जार्गन्स में घुमा कर फैसले लिए जाते हैं। तो कानून एक एक भ्रामक कंसेप्ट है, इसे हमें समझना पड़ेगा। भारत के समाज में कानून एक सबसे बड़ी सच्चाई नहीं हो सकती है। तो जो सोसाइटी इनसाइड आउट खुद से ग्रो कर रही है, एथिक्स जितनी इतनी प्रबल है, फैमिली वैल्यूज यहाँ इतने स्ट्रॉन्ग हैं, उसे कानून का एक जामा पहना देना, एक कॉमन लॉज इज नॉट गोइंग टू वर्क, दिस हैज़ नॉट वर्कड। इसीलिए जो गांव-गांव में अगर आप जाएंगे तो जो आप देखेंगे कि वहाँ पे जो लोग अगर कुछ केसेस लड़ते थे तो उनके केसेस 30-30, 40-40 साल उनके केसेस चले और वो खुद तारीख बन गए। और उनके ज़मीन जायदाद के जो केसेस हैं वो कभी ख़त्म नहीं हुए। एक केस है जो 1878 से चल रहा है, 1878 से दोषीपुर में, वाराणसी में 2 गुटों के बीच है और ग्रेवयार्ड को लेकर एक केस है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या ये सिस्टम है हमारी। एक केस है 1955 से चल रहा है राजस्थान हाई कोर्ट में, कुछ केस 1975 से चल रहे हैं। तो ये तारीख पे तारीख हम चला रहे हैं और हमारे पास जजेस नहीं है, 1/3 वैकेंसी है जजेस की और हर 1 मिलियन लोग पे हमारे पास 19.7 जजेस हैं। तो यही चलता रहेगा और आप उस दिन का इंतजार कीजिए। बहुत भयानक स्थिति होगी जब आप 4.5 करोड़ के बैकलॉग हैं, एक दिन 15 करोड़ बैकलॉग हो जाएंगे। उस दिन स्थिति नियंत्रण से बाहर चली जाएगी और उसका कारण ये होगा कि आपने इंडियन लॉज को कभी भी, इंडियन सिस्टम को इंडियनाइज किया ही नहीं और उसी का खामियाजा ये कंपाउंड होकर उसका बाई प्रोडक्ट आपको ये दिखता है, जिस पे आप डिबेट करते हैं ऑब्जेक्टिव एंगल से, ऐसे कर दो वैसे कर दो। तो खैर ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है, इस तरह के बहस और डिबेट्स होने चाहिए। लेकिन जो मूल है, जो क्रैक्स ऑफ इशू है वो यही है कि हमें अब इंडियन लीगल सिस्टम को इंडियनाइज करना चाहिए, जिसमें भारत में हर कोई अपनी भाषा में, अपनी लोकल बैकड्रॉप में उसे समझ सके, तभी वो कनेक्ट महसूस करेगा। नहीं तो जैसा फिल्मों में दिखाते हैं, पीपल विल प्रेफर टू गो टू द लोकल वूंड्स एंड नॉट लीगल सिस्टम। तो इस चीज़ पे हमें कभी सोचना चाहिए दिमाग से कि क्या हम केवल ऑब्जेक्टिव एंगल से ही हम लीगल सिस्टम को तो नहीं देख रहे हैं, उसका जो सब्जेक्टिव एंगल है, जिसमें हम उसके फाउंडेशन में गलती कर रहे हैं, जो इंडियनाइज नहीं है। हम क्यों बाहर के अनावश्यक शब्दों को, लैटिन वर्ड है, कोई ग्रीक वर्ड है, ये हम क्या कर रहे हैं? सुओ मोटो, सुओ पतलो, प्राइमा फेसाई, एब इनिशियो, लोकस स्टैंडी। कोई गांव में बैठा आदमी को लोकस स्टैंडी क्या समझ में आएगी ये बात? तो यही चीज़ है कि ये हमें सोचना पड़ेगा। और एक सुझाव जो मैं अपने तरीके से देना चाहता हूँ वो ये है कि सभी प्रोसीडिंग्स को, फैसले को ऑनलाइन कर देना चाहिए। तो उससे पारदर्शिता आएगी, एक ट्रांसपेरेंसी आएगी। और जब हम पब्लिक मीडियम में जब हम इसे ऑनलाइन करेंगे, पब्लिक डोमेन पे ओपन करेंगे, तो अगर किसी फैसले के खिलाफ बैकलैश हुआ, 90-95% पब्लिक अगर इसके खिलाफ है, तो शायद हम राइट टू रिकॉल जैसे प्रावधान ला सकते हैं। पता तो चले कि वो फैसले जो लिए जा रहे हैं वो उससे जनता अपने आप को कनेक्टेड फील करती है या नहीं करती है। तो ये इससे जब हम ऑनलाइन करेंगे तो उससे एडजॉर्नमेंट भी बंद होंगे केसेस, तारीख पे तारीख जो किसी बहाना बनाकर कभी वकील कर दिया करते हैं, कभी जजेस कर दिया कर देते हैं, कभी जो लोग हैं वही जानबूझकर करते हैं और सुप्रीम कोर्ट पे लोड बढ़ाते हैं कोर्ट्स पे। तो वो सब चीज़ खुले में हमें दिख सकेगी जब ये पारदर्शिता होगी ऑनलाइन की, तो हम इस पे सोच सकते हैं। तो ये इस विषय पे घंटों बहस हो सकती है, लेकिन समस्या की जड़ में वही है, वही बात है, इंडियनाइजेशन, जो विच इज़ द नीड ऑफ द आवर।